हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा 1 वीक पहले हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है और उसके बाद मैंने बैक टू बैक बहुत सारे टेस्ट लिए हुए थे और मैक्सिमम बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज बिना टाइम वेस्ट के हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IIT JEE एंड नीट दोनों के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर मेनली हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो बच्चों देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने 2 सब्सटेंस को ऐड कर दिया। ये सब्सटेंस 1 हो गया और ये सब्सटेंस 2 हो गया। या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने 2 रिएक्टेंट को ऐड कर दिया। तो अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में, जब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव थी तो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, यानी रिएक्शन अपने आप होती है। याद है आप लोगों को? तो इनके बीच में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। रिएक्शन अगर होगी तो एनर्जी चेंज कितना होगा वो भी डिस्कस कर चुके हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये सब क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस हो गया है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इन दोनों में जो रिएक्शन होगी तो कितने टाइम में होगी। तो यहां हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में क्या होगा, जब रिएक्शन होगी रिएक्शन का रेट क्या होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4th नंबर देखो, यहां पर डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, क्लियर है। फिर इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और आप कैसे पता कर सकते हो कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, ठीक है। इसी में पढ़ेंगे हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है ना। और एक पढ़ेंगे एक वो पढ़ेंगे सिंपल रिएक्शन, और एक सिंपल रिएक्शन नहीं होगी, वो सिंपल रिएक्शन क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग सीरीज रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रिएक्शन का रेट कितने टाइप से रेट होता है वो भी डिस्कस होगा, कैसे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है आप लोगों को। तो यहां पर देख लो। और एक बात, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है ना। पहले तो आप एक बार वीडियो देखा करिए, अगर आपको वीडियो में डाउट रहा करे तो एक बार वीडियो फिर से देखा करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो जब दूसरी बार देखोगे तो जो भी चीजें मिस हो गई होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है फिर आप कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों देखो, हम लोग इस चैप्टर को अभी स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट से। तो किसी भी रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आपको याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा हुआ था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 2 तरीके से लिखते हैं, एक Kp था और एक Kc था। Kp कब लिख रहे थे? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जब रिएक्शन को लिख रहे थे, और Kc कब लिख रहे थे? जब इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिख रहे थे। यानी अगर आपने प्रेशर के टर्म में लिखा है तो बताओ रिएक्शन का रेट क्या होगा। अगर आपने प्रेशर के टर्म में लिखा है रिएक्शन को तो देखो रिएक्शन का रेट क्या होगा, आप बोल सकते हो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप क्या बोलोगे? रेट बोलोगे रिएक्शन का, ठीक है। अगर आपने रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा हुआ है तब रिएक्शन का रेट क्या होगा? तब रेट इक्वल टू क्या होगा यहां पर? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। अब बच्चों पूछ लेगा कि बताओ बच्चों रेट की यूनिट क्या होगी। तो रेट की देखो, अगर तुम यहां से रेट की यूनिट निकालोगे तो देखो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM होती है, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड, या फिर आप टाइम वो मिनट भी लिख सकते हो। तो यहां मैं लिख देता हूं, जो टाइम ही लिख देता हूं, ठीक है ना। आप यहां पे सेकंड भी रख सकते हो और मिनट भी रख सकते हो। तो चलो मैं लिख के दे देता हूं दोनों ही चीजें। तो ATM पर यूनिट सेकंड ही बोल सकते हो, और यहां पर तुम मिनट ही बोल सकते हो, डिपेंड करेगा आपने किस में रिएक्शन को लिखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं। अब बच्चों बताओ इसकी यूनिट क्या होगी। तो यहां लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? वो होती है मोल पर लीटर होती है,
और ये क्या लिखा है, पर यूनिट टाइम, मतलब क्या हो गया, ये टाइम हो गया। फिर यहां पर सेम टाइप से आप इसकी जगह सेकंड भी रख सकते हो और मिनट भी रख सकते हो। तो देखो मैं दोनों ही लिख देता हूं। तो यहां पर क्या होगा, मोल पर, अब मोल की जो यूनिट होती है इसको MOL लिखते हैं, ठीक है, ये, और पर यूनिट सेकंड लिख दिया मैंने। या फिर अगर आपने मिनट के रिस्पेक्ट में लिखा है, मिनट के टर्म में, तो आप ये लिख सकते हो या मिनट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो बच्चों देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि रेट क्या होता है। रेट होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, A और B रिएक्टेंट है और C क्या है, प्रोडक्ट है। तो इनके 2, 3, 5 क्या है, ये कोफिशिएंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब बोला इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 20 मोलर। मोलर मतलब ये मोलरिटी है, तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर होती है, ठीक है। अब A की कंसंट्रेशन बोल रहा है कि चेंज हो रही है, 20 से कितना चेंज हो रही है, 10 मोलर हो जा रही है, क्योंकि A क्या है, रिएक्टेंट है, और टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो बोल रहा है कि 20 से 10 हो गया, कितने सेकंड में हो गया, 40 सेकंड में हो गया। अब बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ A, आपको निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बच्चों देखो यहां पर रेट ऑफ A क्या होगा, तो आप अभी मैंने बताया आपको, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम होगा। क्लियर है। तो फिर चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, 20 से 10 हो रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। तो 20 से 10 बीच का डिफरेंस कितना आया, 10 आया बीच का डिफरेंस। तो मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में हो रही है, 40 सेकेंड में हो रही है। तो इतने मोलर, ये मोलर लिखा हुआ है ना, और ये क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो यानी इस रिएक्शन का रेट क्या हो गया, 1/4 मोलर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, यूनिट को इसको लिख सकते हो 1/4 मोलर, मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन है, यानी मोल पर लीटर, मोलर मतलब ये होता है। यानी आप इसको क्या लिखोगे, मोल को MOL लिखते हैं इसकी यूनिट, ठीक है, मोल पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आप लोग क्या करो, इसको जल्दी से नोट करो, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा, आपको टाइप्स ऑफ रेट के बारे में बताऊंगा कि रेट कितने टाइप का होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो बच्चों देखो, टाइप्स ऑफ रेट पढ़ने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना चाहूंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ गए यहां पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो यहां पे देखो क्या होगा, एक रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। तो मैंने फर्स्ट लिख दिया वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लियर है। अब वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं तो आयनिक रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन ये है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होता है, ना ही कोई बॉन्ड फॉर्म होता है। यहां पे बस क्या होता है, आयंस का ट्रांसफर होता है। तो जब भी आयंस का ट्रांसफर होगा तो बहुत ही स्पीड से होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो बोलते हैं लोग आयनिक रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड क्या अगर बात करेंगे हम लोग, वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो मतलब जो बहुत ही धीमी रिएक्शन होती है, जिनको कंप्लीट होने में महीने या फिर सालों लग जाते हैं, या फिर सालों के आप 10-20 साल लग जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। तो आयरन में रस्ट लगना क्या होता है, बहुत ही टाइम लग जाता है। कुछ कुछ तो ऐसे मेटल्स आ गए जिसमें रस्ट बहुत ही सालों में लगती है, 10 साल क्या 50-100 साल में लगती है, ठीक है ना। कुछ कुछ में तो 1000 साल में लगती है। तो ये क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो गई, आयरन में रस्ट लगना, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है। तो बच्चों यहां पर जो हम लोग रेट निकालेंगे इस चैप्टर में, तो जो भी रेट निकालेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। तो इसका रेट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे यहां पर। तो यहां पर वेरी स्लो रिएक्शन का भी रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इनको होने में बहुत टाइम लग जाएगा, सालों लग जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे वो थर्ड रिएक्शन का कैलकुलेट करेंगे। थर्ड मतलब क्या होगा, मॉडरेट रिएक्शन। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। अब देखो मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है,
फॉर एग्जाम्पल जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल अगर पूछोगे तो बता दूंगा N2 हो गया प्लस 3H2 हो गया गिव्स 2NH3 हो गया। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर N और N के बीच में क्या बना हुआ है, देखो बॉन्ड बना हुआ है। यहां पर क्या होगा, H और H के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। तो ये NH3 कब बनेगा, जब N और N के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और H H के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और N और H के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। अब बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है, और बॉन्ड यहां पे फॉर्म होगा, तो बॉन्ड को ब्रेक और फॉर्म होने में कुछ एक फाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसको होने में थोड़ा एक फाइनाइट टाइम लगेगा, तो इसी रिएक्शन के रेट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरे चैप्टर में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट भी नहीं निकालेंगे, स्लो रिएक्शन का रेट भी नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, मॉडरेट रिएक्शन का। क्लियर हुई बात आप लोगों को। और अगर आप पूछोगे मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल क्या होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हम लोग इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल H2 हो गया प्लस I2 हो गया और 2HI हो गया, ये भी मॉडरेट रिएक्शन है, जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों तुम लोग टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहा करो, ठीक है ना। वो रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तुम क्लास से पढ़ रहे होगे तो मैक्सिमम लोगों को आ जाएगा, लेकिन फिर बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो जो रिवाइज करता रहेगा उसी को हमेशा याद रहेगा, और सिलेक्शन भी उसी का होता है। तो रिवीजन करते रहना। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कुछ और बताना चाहता हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 2A लिखा हुआ है प्लस 3B लिखा हुआ है एंड 4C लिखा हुआ है। क्या ये आप लोगों को दिख रहा है? तब तो चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर A B C तीनों के आप इंडिविजुअल रेट निकाल सकते हो। जैसे मैंने पूछा था बच्चों रेट ऑफ A मतलब क्या होगा, तो अगर मैंने लिखा हुआ है रेट ऑफ A तो इसको हम लोग RA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि बता बच्चों रेट ऑफ B क्या होगा, इसको आप RB से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने पूछा था रेट ऑफ C क्या होगा, इसको कैसे रिएक्शन रिप्रेजेंट करोगे, RC से रिप्रेजेंट करोगे। अब बताओ बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ROR। यानी अगर मैंने कहीं भी ROR लिख दिया इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ लो पहले इसका मतलब क्या होगा। तो RA मतलब रेट ऑफ A, RB मतलब रेट ऑफ B, RC मतलब रेट ऑफ C, और R मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों रेट ऑफ A सोचो क्या होगा। अगर मान लो तुमने इस रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा है, तो रेट ऑफ A क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसकी कंसंट्रेशन, A की। तो यानी रेट ऑफ A क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। बट अब रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, इसलिए इसको हम लोग एक माइनस साइन लगा के बताते हैं। तो इसको लिखते हैं माइनस DA/dt। देखो मैं इसको सही से एक बार लिख देता हूं। तो रेट ऑफ A को हम लोग लिखते हैं माइनस DA/dt लिखते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। रेट ऑफ B को क्या लिखोगे, ये भी रिएक्टेंट है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन B की विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया, और इसको भी माइनस साइन लगा के लिखोगे, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता है और रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने साइन लगा दिया माइनस का, ठीक है। अब बच्चों देखो रेट ऑफ C क्या होगा, तो यहां पे स्पेस नहीं है, तो देखो मैं इस साइड में बता देता हूं आपको। रेट ऑफ C को हम लोग क्या बोलते हैं, RC बोलते हैं, और RC इक्वल टू क्या होगा, अब ये क्या प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को क्या करोगे, प्लस करके चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसको मैं समझाने के लिए देखो आपको मैं बताता हूं। जैसे देखो बच्चों रिएक्शन लिखी थी, मैं T=0 लिख रहा हूं, इसके कुछ ना कुछ मोल्स होंगे या कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। मैंने मान ली इसकी कुछ A कंसंट्रेशन है, तो मैंने A लिख दिया, ठीक है। अब T टाइम पर क्या होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, ये भी मैंने मान लिया कितना है, ये भी कुछ A है। अब रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, तो जब इसके 2 मोल और इसके 3 मोल कंबाइन करेंगे तो इसके 4 मोल बनेंगे, है ना। यानी इसके क्या करोगे, यहां मैंने A माइनस क्या कर दिया, ट्वाइस X कर दिया,
यहाँ पे a माइनस कितना कर दिया, थ्राइस x कर दिया, और यहाँ पे मैंने 4x कर दिया। और ऐसा लिखना आपने सीखा हुआ है, किसमें सीखा हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आपको याद होगा। तो यहाँ पे 2 था कोफिशिएंट तो ट्वाइस x कर दिया, 3 कोफिशिएंट थ्राइस x कर दिया, 4 था तो 4x कर दिया। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो होगा dx बाई dt। रिएक्शन जो हो रही है उसमें क्या हो रहा है, वो dx x से देखो चेंज कर रही है। यहां पर 2 कोफिशिएंट है इसलिए तुमने 2x लिख दिया, यहां पर 3 कोफिशिएंट है इसलिए 3x लिख दिया, यहां पे कोफिशिएंट 4 है इसलिए 4x लिख दिया। अगर मान लो यहां पे कोफिशिएंट 5 होता मान लो, तो यहां पे आप क्या लिख देते, 5x लिख देते। लिखते कि नहीं लिखते। तो रिएक्शन का रेट हमेशा dx बाई dt रहेगा, बट जैसे जैसे कोफिशिएंट तुम चेंज करोगे ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो रिएक्शन का रेट हमेशा कितना रहेगा, dx बाई dt, और ए बी का रेट ऐसा रहेगा और इसको बोलते हैं c का रेट। क्लियर है। अब देखो जो a और b के रेट है, ठीक है, इसको तुम क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो रेट ऑफ कंजम्पशन बोल सकते हो, ठीक है ना। या फिर क्योंकि ये रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज कर रहा मतलब कंज्यूम हो रहा है, या इसी को रेट ऑफ हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही बोल सकते हो। तो रिएक्टेंट के रेट को रेट ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, तब तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, रेट ऑफ ये जो प्रोडक्ट का रेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होता है, या फिर इसी को रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं। तो प्रोडक्ट के रेट को रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं, और रिएक्टेंट के रेट को रेट ऑफ कंजम्पशन या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो मैं देखो इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ ए है। अब चलो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं यहां से वैल्यू निकाल दो रेट ऑफ ए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो। कैसे बताओगे, यानी क्या है, माइनस लगा हुआ है यहां पर, माइनस कंसर्ट चेंज इन ए की कंसंट्रेशन। अब चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से, ठीक है ना। तो यार फाइनल कितना है, a माइनस ट्वाइस एक्स है, तो ये a माइनस ट्वाइस एक्स हो गया फाइनल, और माइनस इनिशियल कितना है, a है, तो मैंने a कर दिया, डिवाइड बाई टाइम कितना है, t टाइम है, ठीक है ना, तो मैंने ये कर दिया। तो बच्चों देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 2 dx बाई dt आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तब तो चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू माइनस, अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, बी की। कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे चेंज निकालते हैं। फाइनल कितना है यहां पर, a माइनस 3x है, और इनिशियल कितना है, ये a है, तो यहां वैल्यू कितनी आएगी, ये a कैंसिल हो गया, माइनस 3x, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 3 dx बाई dt आ गया। क्लियर है। और ये तो वही लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ये तो dx बाई dt लिखा हुआ है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। अब बच्चों यहां निकालते हैं, चलो बच्चों RC की वैल्यू क्या होगी, तो RC इक्वल टू क्या होगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन C की, और C के स्टार्टिंग में कितना था, ये 0 था, और बाद में कितना हो गया, 5x हो गया, ये फॉर्म हो गया। तो यहां पे आप क्या करोगे, d बाई dt क्या होगा, 5 माइनस 0 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सॉरी 5x माइनस 0 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, 5 dx बाई dt। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो आप लोग इसको पहले जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, फिर मैं आपको और आगे से बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों यहां पे मैंने क्या क्या कैलकुलेट किया, यहां पे मैंने RA की वैल्यू निकाली, कितनी आई, वो वैल्यू आई 2 dx बाई dt आ गया। मैंने यहां पे RB की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ रही है, 3 dx बाई dt आ गया। फिर मैंने यहां पर RC की वैल्यू निकाली, RC की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 dx बाई dt आ गया। और ROR निकाला, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, ये कितना है, ये dx बाई dt है। क्लियर है। यानी रिएक्शन का रेट तो हमेशा कितना रहेगा,
क्योंकि रिएक्शन हमेशा हम लोग एक्स कम करते हैं, बट अब कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा बाकी चीजें तो रिएक्शन का रेट तो हमेशा dx बाई dt रहेगा। अब रेट, रिएक्शन का रेट का डबल रेट है इसका कम होने का, रिएक्शन का रेट dx बाई dt है और ए का रेट रिएक्शन का रेट का डबल है, तो डबल रेट से डिक्रीज कर रहा है, यानी 2x से डिक्रीज कर रहा है। आरबी का देखो क्या होगा, बी का रेट देखो रिएक्शन का रेट का 3 टाइम्स है, तो देखो 3x हो गया। आरसी का रेट, आरसी फॉर्म हो रहा है तो उसके फॉर्म होने का रेट क्या है, रिएक्शन का रेट का 5 टाइम्स है, तो देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। यानी देखो बच्चों यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ध्यान से देखना यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये तो हमेशा dx बाई dt रहेगा। देखो यहाँ मैं कुछ फॉर्मूला बनाने को ट्राई कर रहा हूं, ध्यान से देखो ये dx बाई dt है। अब बच्चों यहां से देखो dx बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी, तो dx बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, यानी ये क्या लिख सकते हो, RA डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से dx बाई dt की वैल्यू निकालो, तो ये 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो dx बाई dt क्या आएगा, RB बाई 3 आ जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो RB डिवाइड बाई 3 लिख सकते हो, ठीक है। यहां से अब dx बाई dt निकालने को ट्राई करो, तो RC इक्वल टू 5 dx बाई dt है, तो dx बाई dt इक्वल टू RC बाई 5 हो जाएगा, यानी आप क्या लिख सकते हो, RC डिवाइड बाई 5 लिख सकते हो। तो देखो ये इक्वेशन आ गई, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा dx बाई dt इक्वल टू कितना होगा, रेट ऑफ A डिवाइड बाई 2 या रेट ऑफ B डिवाइड बाई 2 या फिर रेट ऑफ C डिवाइड बाई 2। यानी इन तीनों में, इन चारों में कोई भी एक वैल्यू अगर आपको पता है तो आप सारी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो जैसे तुम्हें RA की वैल्यू पता है x है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, x बाई 2 हो जाएगा। अगर पूछेंगे RB कितना होगा, ये 3x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर ये x से पूछेंगे RC कितना होगा, तो 5x बाई 2 हो जाएगा। यदि चारों में कोई एक वैल्यू भी पता है तो आप दूसरी वैल्यू बहुत ही इजीली से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt इक्वल टू, अब देखो यहां पर लिखा है 1 बाई 2, अब बताओ RA को क्या लिख सकते हो, हम लोग ने लिखा था माइनस DA बाई dt लिख सकते हो, याद है आप लोगों को। अब देखो RB देखो ये 1 बाई 3 लिखा हुआ है, ये भी B मतलब रिएक्टेंट है तो माइनस करके लिखोगे, तो क्या लिखोगे, माइनस dB बाई dt लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। फिर देखो ये क्या है, यानी 1 बाई 5 है, RC मतलब क्या होगा, ये प्लस करके लिखोगे DC बाई dt लिख दोगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि RA मतलब ही ये होता है और RB मतलब ये होता है और RC मतलब ये होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। यानी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे देखो यहां पर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट 2 है। यहां पर 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट 3 है। यहां पर 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट 5 है। अगर तुम वहां कोफिशिएंट चेंज कर दोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखो मैं एग्जांपल एक और लेके बताता हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये वाला पार्ट नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब बच्चों अगर मैंने चेंज किया, मान लो रिएक्शन चेंज कर दी, मैंने बोल दिया 3A लिखा हुआ है, या चलो मैं यहां लिख देता हूं, तो ये पार्ट इतना अलग हो गया, ठीक है। अब देखो चलो मैं यहां पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं 3A है प्लस 7B है गिव्स 9C लिखा हुआ है। मैंने पूछा बताओ बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो यहां लिखोगे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये RA डिवाइड बाई 3 लिख दोगे, डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। अब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो RA बाई 3 हो गया, या फिर RB बाई 7 हो गया, या RC बाई 9 हो गया, ठीक है। या फिर इसी को देखो हम लोग लिखते हैं dx बाई dt, या फिर देखो इसी को और भी तरीके से लिख सकते हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा जो dx बाई dt होगा, ठीक है ना। इसको तुम और क्या लिख सकते हो, इसको RA को क्या लिख सकते हो 1/3 माइनस DA बाई dt। रिएक्टेंट में हमेशा माइनस लगाना, क्योंकि रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यहां पे लिखोगे 1/7 है और ये क्या होगा माइनस DB बाई dt हो गया, और इसको क्या लिखोगे इक्वल टू 1/9 प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, DC बाई dt हो गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बट जनरली हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पे 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट 7 है। यहाँ पे 9 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 9 है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए पहले तो।
नोट हो गया? तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूं। ठीक है, अब बच्चों नहीं, मैं इन जनरल में आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो रिएक्शन लिखी हुई है अल्फा ए लिखा हुआ है प्लस बीटा बी लिखा हुआ है, ये बीटा है, ठीक है, से लिखा हुआ है गामा सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछेगा कि बताओ बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो dx बाई dt होगा हमेशा। यहां पे क्या होगा 1 अपॉन अल्फा माइनस डी बाई डी टी हो जाएगा, इक्वल टू होगा 1 अपॉन बीटा माइनस डी बी बाई डी टी हो जाएगा, या इक्वल टू लिखोगे 1 बाई गामा प्लस डी सी बाई डी टी हो जाएगा। अब हम लोग हर बार डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए पहले तो बच्चों देखो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2a गैसियस कन्वर्ट हो रहा है 3b गैसियस में, G मतलब गैसियस मतलब फिजिकल स्टेट लिखी हुई है, यानी 2a 3b में कन्वर्ट हो रहा है, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। बोल रहा है A का जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है 2 atm से 1.5 atm चेंज हो रहा है, वो भी 10 सेकेंड में हो रहा है। बोल रहा है कि A का रेट निकालो दो तरीके से, एक तो atm पर सेकेंड में निकालना है और दूसरा मोल पर लीटर पर सेकेंड में निकालना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो फर्स्ट देखो हम लोग पहले atm पर सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर मैं निकालता हूं, रेट ऑफ A निकालना है आपको। तो रेट ऑफ A क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन वो भी A की, और रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो माइनस कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 1.5, इनिशियल कितना है 2, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है 10 सेकेंड है। तो ये क्या हो गया atm पर सेकेंड हो गया, यानी इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.5 डिवाइड बाई 10, यानी इसको बोल सकते हो 1/20 atm पर सेकेंड आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो फर्स्ट वाला बहुत ही सिंपल था, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो मैं इसको रफ कर दूं, चलो फिर ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, अब हम लोग सेकंड सॉल्व करना है, मोल पर लीटर पर सेकंड में निकालना है। तो फिर ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखो। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों को रेट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। अब रेट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे याद करो कैसा था, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम था। माइनस क्यों लगाया मैंने, माइनस मतलब क्या हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है डिक्रीज करता है। क्लियर हो रही मेरी बात आप लोगों को? तब चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, जैसा कि मुझे पता है P1 PV इक्वल टू nRT होता है, तो P1V इक्वल टू क्या होगा N1RT, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, और वॉल्यूम नहीं दिया, मतलब वॉल्यूम भी क्या है, कंटेनर सेम है, मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो N1/V की वैल्यू क्या होगी, ये होगी P1/RT होगी। तो ये क्या हो गई, कंसंट्रेशन हो गई किसकी, रिएक्टेंट की, वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। वैसे देखो मैं लिख सकता हूं यहां पर, जैसे P1V इक्वल टू N1RT, वैसे P2V इक्वल टू क्या होगा N2RT हो जाएगा, क्योंकि सेम कंटेनर है तो वॉल्यूम सेम रहेगा और टेम्परेचर भी सेम है। यानी यहां से मैं देखूं N2/V की वैल्यू कितनी आ रही है, P2/RT आ रही है, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ किसकी है A है, वो भी कौन सी, फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, A की C लिखा है, मतलब C मतलब कंसंट्रेशन है, ठीक है, मैं A भी लिख सकता हूं। तो यहां पर देखो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है देखो P2/RT, P2 कितना है माइनस P2 कितना है P2 है 1.5/RT माइनस, फिर क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है P1/RT, तो P1/RT, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम है 10 सेकेंड। तो ये क्या हो गया बच्चों, इतने मोलर के कंसंट्रेशन है तो मोलर लिख दिया, और पर सेकेंड हो गया, मोलर मतलब मोल पर लीटर, ठीक है। अब बच्चों सॉल्व कर लो इसको। तो ये वैल्यू कितनी है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू प्लस होगी, ये वाली माइनस हो जाएगी, यानी आएगा 2/RT माइनस 1.5/RT डिवाइड बाई क्या हो गया 10। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.5 डिवाइड बाई RT इंटू 10 आ गया यानी इसको और सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.5
आर की वैल्यू किस में लोगे बताओ बच्चों, लीटर एटीएम में लेना है क्योंकि यहाँ देखो लीटर लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू होती है 0.0821 या फिर आप इसको 1/12 भी ले सकते हो। टेम्परेचर कितना हो गया 300 और इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोलर मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? तो अगर आप लोग भी सॉल्व कर सकते थे, बहुत इजी था, ठीक है ना। और मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा इसको, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगर तुम्हें ट्रस्ट ना हो तो एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को आंसर इसमें गलत आता है। मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं क्लास में क्वेश्चन देता हूँ तो मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बातें बताऊंगा जो कि आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है, ठीक है ना। तो इसको स्किप मत करना। तो देखो ये लिखा हुआ है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड H2। तो बोला है अमोनिया फॉर्म हो रहा है, किससे हो रहा है, N2 + H2 से फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो बोला रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 गिवन है, बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर, चलो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे गलती क्या करोगे, अब NH3 का फॉर्मेशन आप कई तरीके से कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम लोग ऐसे फॉर्मेशन करेंगे कि N2 + 3H2 गिव्स क्या होगा, 2NH3 लिख दोगे, ठीक है। और कुछ लोग फॉर्मेशन ऐसे कर देंगे कि नहीं सर मैं ऐसे फॉर्मेशन करूंगा कि N2, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया कि 2N2 + 6H2 गिव्स क्या होगा, 4NH3 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर मैं ऐसे फॉर्मेशन करूंगा, ½ N2 + 3/2H2 गिव्स NH3, क्योंकि तीनों में क्या हो रहा है, अमोनिया बन रहा है, मुझे अमोनिया को बनाना था, तो मैं कई तरीके से अमोनिया इनफाइनाइट तरीके से बना सकता हूं, कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा मैं, ठीक है। बट इससे चेंज क्या होगा, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझो कैसे गलत होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपने ये वाली रिएक्शन ले ली, तो बच्चों देखो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या लिख सकते हो, याद करो हम लोगों ने क्या लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -dN2/dt होगा, इक्वल टू 1/3 -dH2/dt हो जाएगा, इक्वल टू ये होगा 1/2 + dNH3/dt। ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपको देखो यहां पर N2 के रेट ऑफ कंजम्पशन का रेट पता है, क्योंकि रिएक्टेंट है तो कंज्यूम होगा, यानी N2 का रेट पता है, मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ध्यान से देखो, -dN2/dt आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, x मोलर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ N2 आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये समझ में आ रही है? यानी अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, तो मैंने पूछा बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो आप बता सकते हो इजीली कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। अगर ये वाली वैल्यू x है तो मैंने x रख दिया, यहां पे क्या होगा 1/3, ठीक है, -dH2/dt हो गया, यहां पे क्या कर दिया 1/2 + dNH3/dt लिख दिया। तो यहां से देखो बच्चों क्या क्या आ रहा है, यहां से आ गया रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू x आ रही है, ठीक है। क्यों आ रही है, क्योंकि रेट जो था N2 का वो कितना था, वो भी x था, तो ये वाली वैल्यू भी x होगी। मैंने पूछा था ये वाली बच्चों बताओ ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी -dH2/dt की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3x आ गई है। मैंने पूछा बताओ अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगी प्लस dNH3/dt, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2x आ जाएगी। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। बट ये कब सॉल्व किया, जब आपने रिएक्शन को ऐसा माना। अगर आप रिएक्शन को ऐसा ना मानो, रिएक्शन को अगर आप तुम ऐसा मान लो, तब कैसे होगा, तो देखो मैं बताता हूं आपको। मैं बोल रहा हूं कि रिएक्शन को मैंने वैसा लिया ही नहीं, मैंने रिएक्शन क्या ले लिया, मैंने रिएक्शन को लिया मान लो ½ N2 + 3/2H2 गिव्स
NH3। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा मानोगे, या फिर चलो इसमें मैंने 2 का कुछ भी मान लो यार, मैंने तो 2 ले लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हर बार आपका आंसर अलग अलग आएगा। देखो इसको ये मान लिया, तो बच्चों यहां पर देखो क्या आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिख सकते हो माइनस dN2/dt हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे 2 कोफिशिएंट दिया तो क्या होगा, यहां पर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल टू लिखोगे 1/6 माइनस dH2/dt हो जाएगा, और ये होगा 1/2 प्लस dNH3/dt हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब बच्चों का मैंने आपसे यहां से पूछा कि बच्चों देखो यहां पर आपको वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है dN2/dt, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, x मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको x गिवन है, मोलर पर सेकेंड। तो चलो मैं पूरा भी लिख देता हूं। मैंने पूछा कि बताओ बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, अगर ये वाली वैल्यू x है तो ROR कितना होगा, x/2 हो जाएगा। यानी यहां से अगर मैं निकालूं रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ये x/2 आ जाएगा। जबकि यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, देखो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, x आ रहा है। देख लिया यहां पर, ये आपने गलती कर रहे हो। देखो हर बार अगर आप रिएक्शन चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो ये बात आपको कॉपी में नोट कर लेनी है। क्या नोट करोगे कि जितनी बार भी क्या करोगे आप रिएक्शन चेंज, देखो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा रिएक्शन आपको गिवन होनी चाहिए। अगर रिएक्शन गिवन नहीं है तो आप तुम कोई भी रिएक्शन मान सकते हो, और रिएक्शन मानने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अब रिएक्शन का रेट क्यों चेंज हो रहा है, क्वेश्चन ये आता है, तो समझो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या लग रहा है, देखो N2,6H2 से 2NH3 बन रहा है, और यहां पे कितना बन रहा है, देखो सॉरी यहां पे कितना बन रहा है, यहां पर 4NH3 बन रहा है, जबकि यहां पे कितना बन रहा है, 2NH3 बन रहा है। अब रिएक्शन का रेट क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहां पे देखो 4 मॉलिक्यूल सिर्फ रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक N2 का और 3H2 का, जबकि यहां देखोगे तो 8 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 N2 के और 6H2 के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बढ़ गए, यहां पे 2 मॉलिक्यूल है, यहां पे कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बढ़ने से रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो यहां पर समझ में आ रहा है 2NH3 बन रहा है, यहां पे 4NH3 बन रहा, तो 4 ज्यादा है 2 के कंपेयर में। तो इसलिए यहां पर जब जब तुम रिएक्शन चेंज करोगे तो क्या होगा, कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, और कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। तो हमेशा इसलिए आपको क्वेश्चन गिवन होगी, रिएक्शन आपको रिएक्शन गिवन नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो ठीक है, तो यहां पर देखो x आया, यहां पे क्या हो गया, x/2 आया। तो मुझे तो ये समझ में आ गया पहली बात कि रिएक्शन का रेट अगर आपको निकालना है तो आपको रिएक्शन गिवन होनी चाहिए। ठीक है, बट यहां पर तो रिएक्शन गिवन नहीं है तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ही नहीं सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको क्या बतानी है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब तुम अलग अलग इंडिविजुअल रेट निकालो, मतलब H2 का रेट यहां पे निकाला है हम लोगों ने 3x, यहां पर H2 का रेट निकालो, तो यहां H2 का रेट कितना होगा, 6/2 मतलब कितना हो गया, 3, और ये x है तो क्या होगा, 6x/2 मतलब क्या आ गया, 3x आ गया। माइनस देखो, यानी इसका मतलब dH2/dt की वैल्यू कितनी आएगी, इस 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6/2 है, और इंटू x से वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गई। तो देखो यहां पर भी कितनी थी इसकी वैल्यू, ये x था तो 3x था, तो यहां पर देखो ये x है तो ये वैल्यू भी कितनी है, देखो 3x है। ठीक है, यानी H2 का रेट चेंज नहीं हुआ। देखो अब NH3 का निकालते, क्या NH3 का रेट चेंज हुआ है, तो NH3/dt इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो प्लस करके होगा क्योंकि प्रोडक्ट है, इक्वल टू क्या होगा, यहां पे वैल्यू आएगी, देखो 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4/2 और ये वैल्यू x है। ठीक है, तो 4x डिवाइड बाई 2 वैल्यू कितनी आ रही है, 2x। देखो, और यहां पर भी कितनी आ रही थी, 2x। यानी इससे आपको क्या समझ में आया कि जब भी आप रिएक्शन चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल रेट आप निकाल सकते हो। वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे तुम कोई भी रिएक्शन ले लो। क्योंकि यहां पर जो H2 का रेट था, देखो इसका रेट अगर x है तो इसका रेट 3x है, इसका रेट 2x है।
सेम वैसे ही देखो, इसका रेट तुमने क्या लिया, यहां पर रिएक्शन चेंज कर दी, तो इसका रेट अभी भी मैंने x माना, तो ये देखो 3x है 2x है, यानी रिएक्शन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, बट इंडिविजुअल रेट चेंज नहीं होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं आगे यूज करने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कोई डाउट है, तो एक बार फिर से इस पार्ट को देखिएगा। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर बहुत सारे लोगों को डाउट होगा तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर फिर से। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग मिस बिल्कुल भी मत करना। तो आप नोट करिए जल्दी से इसको। तो बच्चों देखो, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और कहाँ गलत करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं कैसे बोल रहा हूँ कि गलत कर देते हैं, इतने साल के 5 ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं क्लास में क्वेश्चन देता हूँ तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो देखो, इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको ट्राई करना हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर जो मैं आंसर मैं बताऊंगा उससे आप इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रेट ऑफ NH3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतने kg/h में दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है ना। तो NH3 का रेट दिया हुआ है, अब बोला कि H2 का रेट निकालो। तो बच्चों देखो, हम लोग जैसे सॉल्व करते थे, यहां पे पहले क्या करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो। क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा माइनस dN2/dt हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/3 माइनस dH2/dt हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 प्लस dNH3/dt हो जाएगा। अब तुम्हें NH3 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, H2 के बारे में पूछा गया है, तो आप यहां पर इन दोनों को लोगे, NH3 और H2 को लोगे। तो यहां पर देखो dNH2 देखो, यहां पर dH2/dt की वैल्यू क्या आएगी, इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 प्लस dNH3/dt आ गया, ठीक है। अब देखो, आप लोग क्या देखो, मैक्सिमम लोग कहां गलती करोगे, देखो मैक्सिमम लोग बोलोगे कि सर यहां पर दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, NH3 का रेट दिया हुआ है। तो NH3 का रेट कितना, चलो लिख लेते हैं। तो ये रेट आपको गिवन है 1.7 kg/h गिवन है, ठीक है। अब आपने यहां पे क्या किया, देखो आपने kg को किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में कन्वर्ट किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको किस में कन्वर्ट किया, मिनट में कन्वर्ट किया, तो ये किस में आ गया, ग्राम पर मिनट आ गया। तो आपको NH3 की वैल्यू ग्राम पर मिनट में पता चल गई। आपसे पूछा गया dH2 की वैल्यू बताओ, तो भाई तुम लोग ने ये किया होगा कि ये वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, ये 3/2 टाइम्स होगा, किसका होगा, उस वैल्यू का। तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये भाई 60 इंटू 1000, ये वैल्यू क्या कर दोगे, लिख दोगे ग्राम पर मिनट। तो इसकी वैल्यू पता है, इसको 3/2 टाइम्स कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अगर आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया है तो आपने क्या किया होगा, इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। अब आप पूछोगे सर गलत क्यों हुआ, मैंने तो सेम वैसे ही सॉल्व किया जैसे कि आपने बताया था। आपने एक चीज मिस कर दी, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, क्योंकि IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। तो IIT JEE में आते तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस वो थोड़ी थोड़ी ट्रिक पूछ लेते हैं। देखो यहाँ पे आपने मिस्टेक कहाँ की होगी वो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर ये ग्राम पर मिनट लिखा हुआ है, इसको रिलेट करना। देखो जैसे बच्चों यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। तो लिमिटिंग और एक्सेस रीजन वाले क्वेश्चन किए क्लास 11th में। तो बच्चों देखो, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि इसका 1 ग्राम जब इसके 1 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका 1 ग्राम बनेगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या है, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। क्योंकि इस रिएक्शन का मतलब ग्राम में, मास में बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 ग्राम इसके 1 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो 1 ग्राम बनेगा, ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। इस रिएक्शन का मतलब ग्राम में नहीं होता है तो किस में होता है, इस रिएक्शन का मतलब मोल में होता है, कि जब इसका 1 मोल, जब इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा,
क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। कैसे? इसका 1 मोल का मास कितना होगा? 12 ग्राम। इसके 1 मोल का मास कितना होगा? 32 ग्राम। और इसके 1 मोल का मास कितना होगा? 44 ग्राम। और इन दोनों को जोड़ लो, देखो 44 के बराबर वैल्यू आ रही है। तो रिएक्शन का मतलब किस में होता है? मास में बिल्कुल भी नहीं होता है। रिएक्शन का मतलब मोल्स में होता है। ये समझ में आई बात आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब रिएक्शन का मतलब मोल्स में होता है, मुझे यहां से आइडिया लगा। अब अगर रिएक्शन मास में दिए तो क्या करोगे? पहले मोल में कन्वर्ट करोगे, है ना? जैसे मान लो दिया हुआ है कि ये 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम मान लो रिएक्शन कर रहा है, तो बोलेंगे बताओ कितने ग्राम बनेगा? तो पहले मास दिया तो मोल में कन्वर्ट करते हो, तो 12/12 मतलब कितना आ गया? 1 मोल आ गया। 32 को 32 से डिवाइड करोगे क्योंकि इसका मोलर मास 32 है, तो ये 1 मोल आ गया। तो 1 मोल रिएक्शन करके खत्म हो जाएंगे, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 1 मोल बनेगा। 1 मोल मतलब कितना बन गया? 44 ग्राम बन गया। क्लियर है? ऐसे ही करते हो ना? यानी कभी भी मास में अगर क्वेश्चन दिया हो तो मास को मोल में कन्वर्ट करोगे, फिर मोल से मोल में आंसर निकालोगे, फिर मोल को मास में कन्वर्ट करोगे। मास को डायरेक्ट मास से सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है ना? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर चुके हैं। तो रिएक्शन का मतलब किसमें होता है? मोल्स में होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जो रेट लिखते हैं वो कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, और कंसंट्रेशन और प्रेशर क्या होता है? वो दोनों ही मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे तुमने गलती क्या की? मास से डायरेक्ट मास में आंसर निकाल दिया, जो कि गलत है। मास को पहले किस में कन्वर्ट करोगे? मोल्स में, फिर मोल्स से मोल्स में आंसर निकालोगे। जैसे देखो ये मास दिया हुआ है, इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, और कंसंट्रेशन किसमें होता है? मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना? तो यहां पर देखो, तो यहां पर तुमने क्या किया है? इसको डिवाइड बाई 17 करोगे, क्योंकि इसका मोलर मास 17 होता है, इंटू 1000/60। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? मोल पर मिनट आ गया। तो मास को देखो पहले मैंने मोल में कन्वर्ट किया, अब इसके मोल तुम्हें पता चल गए हैं, तो ये तो हम लोगों ने गलत किया था, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है? अब बताओ इसका रेट कितना होगा? इसका रेट अगर वो दिया हुआ है मोल में, तो इसका रेट मोल में कितना होगा? 3/2 टाइम्स होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? 3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। किस में कर दिया? इस वाली वैल्यू में। तो ये वाली वैल्यू किस में आ गई? मोल पर मिनट में आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब मोल में आ गई, तुम्हें आंसर मोल में नहीं निकालना, तुम्हें आंसर किस में निकालना है? मास में निकालना है, ग्राम में निकालना है। तो मोल को अब ग्राम में कन्वर्ट करो। तो मोल को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? मोलर मास का मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अब यहां पे किसका मोलर मास का मल्टीप्लाई होगा? हाइड्रोजन का मोलर मास। और यहां पे डिवाइड किसका मोलर मास से हुआ था? अमोनिया का मोलर मास, ठीक है ना? तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी? 3/2। अब इसका मोलर मास कितना होता है? 2। तो मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, यहां पे 17 लिखा हुआ था, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू क्या लिखा है? 1.7 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60। तो ये वैल्यू किस में आ गई? ग्राम पर मिनट में आ गया। तो ये क्या हो गया आपका? ये आंसर हो गया। ये आंसर सही है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप लोगों ने गलती कहां की थी? आपने ये वाला टर्म मिस कर दिया था, ये वाला टर्म 2/17 टर्म को मिस कर दिया था। क्यों मिस कर दिया था? क्योंकि आपने पहले क्या किया? मास को मोल में कन्वर्ट किया, तो ये 17 आ गया। फिर यहां मोल को मास में कन्वर्ट किया, तो यहां पे क्या हो गया? 2 आ गया। वहां पर क्या था? NH3 की बात हो रही थी, NH3 के मोलर मास से डिवाइड किया। यहां पर हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड किया। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। देखो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं हम लोग। अच्छा क्या बोले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है ना? तो ये देखो अनबैलेंस इक्वेशन दी हुई है, A से B बन रहा है, इसके कोएफिशिएंट के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना? ये log माइनस da/dt इक्वल टू लिखा है log प्लस db/dt प्लस 1, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना? ये रिलेशन। अब कैलकुलेट मोल रेशियो ऑफ A एंड B आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो तो log लिखा हुआ है माइनस da/dt इक्वल टू क्या होगा? log प्लस db/dt हो जाएगा, एक, ठीक है ना? और प्लस देखो लिखा हुआ है यहां पर, ये इक्वल टू था, और प्लस 1 को क्या लिख सकते हो आप लोग? इसको मैं log 10 लिख सकता हूं, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है ना? तो देखो बच्चों यहां पर log a प्लस log b लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
ये टर्म को तो मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिया, और इस टर्म को मैं लिख सकता हूं log AB, मतलब क्या होगा log 10 इंटू प्लस dB बाई dt हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? अब देखो बच्चों, यहाँ पर log A प्लस log B को log AB लिख दिया मैंने। अब एंटी लॉग लोगे तो क्या होगा, जैसे बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू वाई होता है, log लोगे तो क्या होगा, log x इक्वल टू क्या होगा, log y होगा। वैसे एंटी लॉग लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर x इक्वल टू वाई आ जाएगा। वैसे एंटी लॉग लोगे तो क्या होगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 10 टाइम्स प्लस डी बी बाई डी टी। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, इस 10 को नीचे डिवाइड करो तो वैल्यू आएगी 1/10 माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू आएगा प्लस डी बी बाई डी टी। अगर बच्चों ऐसा लिखा हुआ है तो आप याद करो, रिलेट करो, तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रिएक्शन आपकी ये होनी चाहिए 10A, क्योंकि माइनस लिखा मतलब ये रिएक्टेंट होगा, प्लस लिखा मतलब ये प्रोडक्ट होगा। तो ये रिएक्शन होगी 10A गिव्स B, यानी इसका जो मोल रेशियो आएगा वो कितना होगा, मोल रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 10:1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि मोल रेशियो ही कैलकुलेट करना था, मैंने मोल रेशियो निकाल दिया है। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेट के बारे में। तो यहां पर हम लोग एक पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे एवरेज रेट के बारे में। ठीक है, तो देखो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो बच्चों देखो, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। टाइम आप सेकंड में भी ले सकते हो और मिनट में भी ले सकते हो, ठीक है ना, जैसा आपका मन हो। और कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होगी, मैं रिएक्टेंट ग्राफ बना रहा हूँ, तो कंसंट्रेशन मैं लिख देता हूँ, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब क्या होगा, जब स्टार्टिंग में टाइम कम था तो इसकी देखो कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी, मान लिया मैंने T1 टाइम में जो कंसंट्रेशन थी वो C1 थी। ठीक है, अब जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मान लो मैंने टाइम कितना ले लिया, किसी भी T2 टाइम पे देख रहा हूं, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो गई। कितनी हो गई, ये C2 हो गई। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर रेट क्या होगा, तो रेट होगा क्या, अब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां मैं प्लस माइनस लगा दे रहा हूं, क्योंकि आप रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट भी लिखोगे। रिएक्टेंट लिखोगे तो माइनस आ जाएगा, प्रोडक्ट लिखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैंने ये रिएक्टेंट का लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे आप रेट निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। अगर मैं देखो दूसरा बताऊं, एक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे निकालोगे, जैसे कि मान लो ये फिर मैंने ग्राफ बनाया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, टाइम का ग्राफ बना रहा हूं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट मतलब मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो किसी भी टी टाइम पे मुझे रेट निकालना है। टाइम तुम सेकंड चाहे मिनट, तुम कैसा भी मानो वैसे ले लो। ठीक है, टी टाइम पे मुझे रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक टेंजेंट डालूंगा, है ना। मतलब यहां पर क्या होगा, अभी देखो बीच का गैप कितना है, T1 से T2 एवरेज रेट निकाल रहा था। अब इस गैप को कम करते जाओ, कम करते करते क्या करो, मैंने एक पॉइंट बना दिया, तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे रेट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहां पे देखो बच्चों क्या होगा, यहां पे जो रेट होगा कितना होगा, प्लस माइनस DC बाई dt हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग क्या करो, इस पार्ट को नोट करो जल्दी से। तो बच्चों देखो, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ रेट के बारे में, एक एवरेज रेट, दूसरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है ना, उसको हम लोग थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं कंसंट्रेशन के टर्म में देखो लिख रहा हूं यहाँ पर, तो जैसा कि दिख रहा होगा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ओवर विच द चेंजेस अकर, यानी इसको डेल्टा C बाई डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैं देखो एक एग्जांपल लेके भी समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे कि मानो लिखा हुआ है कोई एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, C कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D।
तो कैपिटल ए बी सी डी क्या है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और स्मॉल ए बी सी डी क्या है, ये कोफिशिएंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 1/a होगा माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होगा, ठीक है, इक्वल टू 1/b होगा, ये भी माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होगा। माइनस क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है वो कम होता है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग प्लस करके लिखेंगे, प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये भी 1/d होगा और इसको भी हम लोग प्लस करके लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग क्या करो, इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना। तो बच्चों देखो सेकंड नंबर इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में आप डेफिनेशन इसकी लिख लेती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, ठीक है ना। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस डी सी बाई डी टी से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल लेके भी समझा सकता हूँ। जैसे कि बच्चों एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मान लो ए कैपिटल ए है, ठीक है, बी कैपिटल बी है, सी कैपिटल सी है और डी इंटू कैपिटल डी है। तो यहाँ बच्चों देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसको हम लोग लिखोगे 1/a हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी हो जाएगा, इक्वल टू 1/b हो जाएगा, और रिएक्टेंट को हमेशा हम लोग माइनस साइन लगा के लिखते हैं, तो माइनस डी बी बाई डी टी हो जाएगा। ये क्या होगा 1/c हो जाएगा प्लस डी सी बाई डी टी हो जाएगा। इसी को वैसे क्या लिख सकते हो, 1/d हो जाएगा और प्लस डी बाई डी टी लिख दोगे। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो बहुत ही आसान था, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो रेट पर किस किस चीज़ों का इफेक्ट होता है। तो जैसे मैं पहले बात करूं कि जो रेट होगा ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, जैसा कि आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शन का फास्ट होगा रेट, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। कोई मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं बता रहा हूं। थर्ड अगर मैं पूछूं बताओ बच्चों होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है, किस फेस में रिएक्शन ज्यादा रेट फास्ट होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों होमोजीनियस का रेट क्या होगा, फास्ट होता है एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेंगे बता बच्चों गैस लिक्विड और सॉलिड है, किसका रेट फास्ट होगा किसका रेट स्लो होगा। तो गैस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, उसके बाद लिक्विड और उसके लास्ट में क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या मेरी बात को आपको समझ में आ रही है? चलो ठीक है। और किस पे इफेक्ट पड़ेगा, 5 नंबर, एक तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे इफेक्ट पड़ता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी रेट डिपेंड करता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब कि अगर तुम रिएक्शन C डबल बॉन्ड C में करा रहे हो कि C ट्रिपल बॉन्ड C है कि C सिंगल बॉन्ड C है, हर किसी में रेट क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेट और किस में डिपेंड करता है, तो मैं बात करूंगा कि नेचर ऑफ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बॉन्ड्स मतलब क्या होगा कि अगर डबल बॉन्ड है तो वो C डबल बॉन्ड N है कि वो C डबल बॉन्ड C है, इस पे भी रेट डिपेंड करेगा, इसका रेट अलग होगा इसका रेट अलग होगा, ठीक है ना। और मैं बात करूं बताओ बच्चों और किस पे डिपेंड करेगा, तो और रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, वो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा डिटेल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। और किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, सेकंड ऑर्डर क्या होती है। और रेट किस पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। तो ये वाली चीजें तुम लोग डायरेक्ट हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही डिटेल में, ठीक है ना। तो आपको बस मैंने जस्ट ये बता दिया कि 5 टाइप से और भी डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, ठीक है ना, ये सब चीजें मैं अभी पढ़ने वाला हूं, ठीक है ना।
तो आप लोग क्या करो, इसको जल्दी से नोट कर लो।